हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे उसकी कंटिन्यू वीडियो है। पिछली क्लास में हमने आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करवा दिए थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम आपको एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ये एमसीक्यू आपके पास हैं कम से कम 18 तक हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और ये भी चेक कर लेंगे कि जो जो हमारे इस सेमेस्टर में आ रहा है बस वही करेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ़ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड, अगर सभी इवन नंबर को रिमूव कर दिया जाए। देखो डेटा वाला है तो स्टैटिक्स से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि ऑल इवन नंबर आर रिमूव्ड, सारे इवन नंबर को हटा दो। इवन नंबर क्या है 4 और 16, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट को निकालने का फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर फेवरेबल का मतलब हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। और टोटल कितने हैं आपके पास। तो क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल में से पहले तो इवन नंबर को हटा दो। ये इवन नंबर हमने हटा दिए, तो बच्चे कितने 1 7 9 21 और 25। तो कितने आ गए आपके पास 5। तो टोटल आपके पास आ गए ये 5, ठीक है। अब फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल मतलब प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास। प्राइम नंबर वो जो अपने से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। या तो एक से होंगे या तो अपने से होंगे, बट एक को हम प्राइम नंबर नहीं मानते, ठीक है। 7 हो गया, 7 जो है 1 से और 7 से ही होता है और किसी से नहीं होता, ठीक है। 9 तो 3 से भी होता है, ठीक है। 21 7 से भी होता है, 3 से भी होता है और 25 भी होता है। तो आपके पास सिर्फ एक संख्या है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें, प्राइम नंबर है आपके पास ओनली 1। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसमें प्राइम नंबर की, फेवरेबल है 1 और टोटल है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, ठीक है ना। अब देखो इसमें 1/5 है, बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर सम डेटा x1 x2 ऐसे करते करते xn तक विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 और fn, मतलब एंड तक जा रही है, ठीक है ना। मतलब आपके पास कोई डेटा है 1 2 3 4 ऐसे करते करते एन टर्म्स तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी यही है 1 2 3 करते करते एन तक, ठीक है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 से लेकर एन एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स बार का मतलब होता है मीन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ना एक एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को 10th क्लास के बेस पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें ना सबसे पहले एक्स आई एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स आई हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे है, और एफ आई हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे ले लिया। भाई एन टर्म्स तक तो लेना पॉसिबल नहीं है, तो हमने कहाँ तक ले लिया, बस 4 तक ले लिया, ठीक है ना। तो 4 तक हमने एज्यूम कर लिया कि यही हमारे लिए लास्ट टर्म है। अब सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मीन होना चाहिए, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, और एन का मतलब होता है इसका टोटल। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 3 6 और 4 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है। मीन का फॉर्मूला एफ आई एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई एक्स आई निकाला हमने, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये 9, ये आ जाएगा 60। तो इसका टोटल कितना हो गया आपके पास
16 4 20 और ये 10 30, ये आ गया 30। तो आपके पास मीन क्या आ गया, ये आ गया 30/10 यानी कि 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन। तो एफ आई को एक्स आई माइनस मीन से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स आई माइनस मीन होना भी तो चाहिए आपके पास। तो आप क्या निकालोगे, एक्स आई माइनस का मीन। एक्स आई मतलब 1 और मीन मतलब 3, तो 1 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 2। ठीक है, और 2 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 1, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0, और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। बस समझ आ रही है, यह आपके पास आ गया एक्स आई माइनस मीन। और आपको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई माइनस मीन। तो एक्स आई माइनस मीन को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अब मल्टीप्लाई करो आप एक्स आई माइनस मीन को एफ आई से। तो एफ आई आपके पास 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से -2, 2 को -2 से -2, 3 को 0 से 0, और 4 को 1 से 4। तो इसका जो टोटल है, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, टोटल एफ आई एक्स आई माइनस मीन आपने निकाल दिया, ये आपके पास आएगा। देखो ये दोनों मिलकर हो गए -4 और ये प्लस का 4, तो कितना आ गया 0। सिंपल। तो देखो आपको इसी की तो वैल्यू पता करनी थी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, इसकी वैल्यू आती है 0 के बराबर। बात समझ आ रही है। अगर आप यहाँ पर n की जगह 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कुछ भी लेके देख सकते हो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू आपके पास फिक्स तो है नहीं, तो हमने तो यहाँ पर 4 से करके आपको दिखा दिया एक एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपके पास 0, और 0 है इसके अंदर, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था वैसे, बट एक एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस x² + px + q आर ट्वाइस। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं, किससे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 4x² - 5x - 6 से। इसको ले लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो इसके हो जाएंगे आपके पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस। इसके जीरोज डबल हैं, किसके जीरोज से, इसके जीरोज से। तो इसके जीरोज हमने ले लिए अल्फ़ा और बीटा, और इसके हो जाएंगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अब फाइंड करना है हमें p की वैल्यू को। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, x² px + px और प्लस का q, और दूसरी इक्वेशन है 4x² - 5x - 6। अब इसमें क्या है कि इसके तो जीरोज हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए, और इसके हो जाएंगे 2 अल्फ़ा इंटू और 2 बीटा। ठीक है, अब कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, होता है -b/a। ठीक है, अब b कितना है इसमें, -5, तो -5 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -5/, a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये हो गया 5/4। अब इसके जीरोस, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा तो होगा, बट अल्फ़ा की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, और इक्वल टू -b/a। अब 2 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और माइनस का b की वैल्यू क्या है इसमें, p, x का जो कोफिशिएंट होता है वो लेते हैं, और इसमें a क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट 1। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5/4, ये हमने निकाल ली है। तो इधर लिख देंगे हम 5/4 इक्वल टू माइनस p, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -5/2। ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसमें ऑप्शन है या नहीं है, पहले ये देखिए, -5/2, ये रहा -5/2, यानी कि ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है भी नहीं है इतना। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 - 5 और x - 5 इज़ 15। डिस्टेंस दे रखा है, 7 चैप्टर से रिलेट कर रहा है ये हमारा।
तो डिस्टेंस दे रखा है आपका 15 यूनिट इन दोनों का, तो डिस्टेंस और x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास? भाई डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमें दे रखा है 15, ठीक है, बहुत सिंपल। एक्स स्क्वायर के x2 क्या होगा हमारा? x2 का मतलब है ये x हो जाएगा भाई, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और y2। x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारे पास x और माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? माइनस का 5, y1 क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो ये माइनस है पहले से ही, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 इक्वल टू अभी हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रूट जब हटता है ना तो वैल्यू दो में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो प्लस में और एक माइनस में, है ना। वैसे तो रूट और स्क्वायर ये कट जाएगा, बट हम क्या रखेंगे कि इसकी वैल्यू को प्लस माइनस में लिख देंगे कि भाई ये जो है हमारा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। तो प्लस में कर देंगे x माइनस 3 और यहाँ पर कर देंगे माइनस में x माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 18 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 12। तो दो वैल्यू आएंगी आपके पास, ठीक है ना। एक वैल्यू आएगी x की वैल्यू 18 और एक वैल्यू आएगी x की वैल्यू माइनस 12। तो कौन सा है? x की वैल्यू माइनस 12 और 18। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा का हाफ इज इक्वल टू, क्या होगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0। अभी बताइए कि कॉस की वैल्यू 0 कब होती है ना। आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। तो आप इसे लिख सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस 90। अब यहाँ पर क्या है कि कॉस से कॉस हट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90। तो ये तो वैल्यू आपने निकाल ली, बट क्वेश्चन में कहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा की आपने वैल्यू निकाली है कितनी? 90। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया आपके पास 45। तो यानी कि cos 45 की वैल्यू आपको पता करनी है। cos 45 क्या होता है? 1/√2। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/√2, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन अ सॉलिड स्फीयर। इस वाले क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से रिलेट कर रहा है। अगला है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। देखिए ये सीधा सीधा कंसेप्ट है। मिडल में क्या होता है? मीडियन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, मीडियन। अब ये वाला भी क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम से रिलेट हो रहा है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन अगर हम करवा देंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा क्योंकि कंसेप्ट किसी ने नहीं करा होगा, इसलिए हम नहीं करवा रहे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला 2 डाइस आर रोल। 2 डाइस आपके रोल हो रहे हैं टुगेदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ सम ऑफ नंबर। सम आना चाहिए 2, 3, 5, है ना। जैसे कि हम जब किसी डाई को रोल करते हैं तो 2 बार रोल कर रहे हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। उसमें से ऐसा भी आ सकता है 1 और 1 आ जाए, तो 1 और 1 जोड़कर कितने होंगे? 2। तो हमें ऐसे ही वैल्यू निकालनी है। तो कब कब 2 होगा, कब कब 3 होगा, कब कब 5 होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए 1, 1 करने पर 2 आ गया। 2 और किसी कंसेप्ट पे आएगा? नहीं आएगा। अब 3 कब कब आ सकता है? 1 और 2 पे, और 2 और 1 पे, ये 3 आएगा आपका। और किसी कंसेप्ट पे आएगा? नहीं आएगा।
और 5 कब आ सकता है? 5 आ सकता है आपका 1 और 4 पर, ठीक है। और इसका उल्टा भी, यानी कि 4 और 1 और 2 और 3, इसका उल्टा 3 और 2 पर भी आ सकता है, ठीक है। और कब आ सकता है? देखो फर्स्ट प्लेस पे आपने 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, 3 रखने पर आ सकता है। 3 रखने पर ये रहा, 3 रखने पर 2 रखोगे तभी जाके 5 आएगा, 4 रखने पर ये आ चुका है। अब बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कहीं पर भी 5 नहीं आ सकता, सीधी बात है, ठीक है ना। तो देखो कितने आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था आपका? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं? देखो ये फेवर में ही तो है हमारे सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं। और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास? 36, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, इस सम कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 20। एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और उसका सेंटर क्या दे रखा है आपको? 20, ठीक है भाई। आगे, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 60, एक एंड यानी कि एक तरफ का डायमीटर का पॉइंट दे दिया 60, एंड देन द अदर एंड इज 8। अदर एंड की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि ये हमने XY मान लिया बी पॉइंट को, ठीक है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जो सेंटर होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो यानी कि ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था, पिछले मतलब इसी के पार्ट 1 में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x1 क्या है? x1 ले लेते हैं 6 को, और x2 क्या है? x2 हो जाएगा x डिवाइड बाई 2, और y1 क्या है? 0, y1 0 हो जाएगा, और y2 y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर मिड पॉइंट किसका है? हमारा मिड पॉइंट है ए बी का। ए बी के मिड पॉइंट से आ क्या रहा है? ए बी के मिड पॉइंट से आ रहा है सेंटर, सेंटर को हमने मान लिया ओ, ठीक है ना। तो ओ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20। तो इसमें करेंगे क्या कि 2 की वैल्यू को हम रख देंगे 6 प्लस एक्स अपॉन 2 के बराबर। इसे ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और 6 इधर जाएगा तो 4 माइनस 6 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 2, ठीक है। और ऐसे ही ये y/2 लिखा हुआ है, y/2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट क्या आ गया आपके पास? -2 और 0, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका, देखते हैं -2 और 0 ऑप्शन है या नहीं है। तो बिल्कुल है ऑप्शन, -2 0, ये रहा आपका सी ऑप्शन है, ठीक है ना। सारे ऑप्शन को देख लेना, तो सारे ऑप्शन में सी ऑप्शन आ गया आपका -2 और 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज। पेयर क्या होगा? देखो सबसे पहले तो इसको देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ये लाइन आपकी कैसी है? इंटरसेक्ट, क्योंकि आगे जाकर ये कहीं ना कहीं क्या होगी? एक दूसरे में टकरा जाएगी। अगर इसको आगे भेजा जाए तो ये आपस में जाके क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइन पहले तो इंटरसेक्ट लाइन है। अब इसमें कंसिस्टेंट के बारे में बता रखा है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता था? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। कौन कौन सी लाइन करती थी? एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगा कोइंसिडेंस लाइन। अब ये कोइंसिडेंस लाइन तो है ही नहीं हमारे पास, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, ये तो हमने देख ही लिया। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक लाइन जारी होती है, तो ऐसी तो है नहीं है हमारे पास। तो ये हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है। तो भाई हमारे पास 3 लाइन होती थी, एक पैरेलल होती थी, दूसरा इंटरसेक्ट होती थी, और तीसरा कोइंसिडेंस। तो पैरेलल लाइन के तो नो सॉल्यूशन होते थे, क्योंकि वो तो कहीं आपस में एक दूसरे को टकराती ही नहीं थी। कोइंसिडेंस लाइन के मैनी सॉल्यूशन होते थे, और इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते थे। और यही लाइन होती है तभी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है आपका
कि पहला तो इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक, और दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन होने के कारण ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो देखो कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटी ये तो हो गई नहीं, इन्फिनिटी तो होते ही नहीं, इन्फिनिटी तो कोइंसिडेंस का होता है। इनकंसिस्टेंट ये है ही नहीं हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है ही नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन भी है, क्योंकि ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट लाइन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। तो हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपके दोनों पार्टों में हमने आपके टोटल जो MCQ हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि इसके सेक्शन बी वाले यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप इन वीडियोस को देखें और क्वेश्चनों को समझें।